अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त जो सोच इस वक्त सामने आ रही है, डिस्पाइट कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, लेकिन वजीर आजम की इंटरेक्शन जो है अब बिजनेस कम्युनिटी से मुसलसल जारी है और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इस वक्त उन्हें अपने खदशात से और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रही है कि मौजूदा इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसमें बुनियादी जो शरह सूद है जो इस वक्त 13.25% और एक्सचेंज रेट डॉलर 165.66 जो है मईशत के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इस वक्त होनी चाहिए और मॉनेटरी ईजिंग जो है इस वक्त होनी चाहिए। ये तकाजा है इस वक्त पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी का और खास हिदायत है प्राइम मिनिस्टर की अपनी इकोनॉमिक टीम को कि इसके ऊपर देखा जाए, जहां जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो, जितनी पॉसिबिलिटी हो, ये रिलीफ दिया जाए ताकि जो मईशत का पहिया है वो चलता रहे। इस वक्त पाकिस्तान में मॉनेटरी साइड पे मॉनेटरी ऑपरेशंस के हवाले से क्या हो रहा है, फिस्कल साइड पे क्या हो रहा है, इन दोनों चीजों का हम जायजा लेंगे। बिलखुसूस मॉनेटरी साइड को आज जरा देखेंगे। असद रिजवी साहब इस वक्त हमारे मौजूद हैं कराची स्टूडियो में। आप सीनियर मौशी तजियाकार और CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं करेंसी मार्केट्स एसोसिएट्स के। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जो IMF प्रोग्राम में हम गए और उसके बाद जो जिस तरीके से एडजस्टमेंट हुई, चाहे वो करेंसी एडजस्टमेंट के हवाले से बात करें या आप पॉलिसी रेट के हवाले से बात करें, चीखें निकल गई इस वक्त। इस वक्त जो बात की जाए, सनतकार बहुत ज्यादा परेशान है पाकिस्तान में और यही वजह है कि अब प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आप को भी इंगेज किया है। मुसलसल उनकी मीटिंग्स जो हैं वो ट्रेड बॉडीज के लोगों से और बड़ी बड़ी शख्सियात से हो रही हैं। एक ऐसी ही कल भी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, तो कुछ खबरें आ रही हैं कि क्या किस तरह की चीजें जो है उनको बताई जा रही हैं और क्या उनसे तवक्का की जा रही है और इकोनॉमिक टीम जो है हमारी इस वक्त उसके हाथ में है कितनी चीजें, क्योंकि कहा यह जाता है कि अब तो अगले 39 मंथ्स के लिए IMF आके बैठ चुका है पॉलिसी साइड पे। जी बिस्मिल्लाह। देखिए इमरान, ये दुरुस्त है कि क्या कहते हैं दुश्वारी बहुत है। वो तो आप जिस वक्त IMF के पास गए थे उसी वक्त ये तय हो गया था कि एक उनका आपको एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बना हुआ मिलेगा और अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट से मुराद ये कि जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी अकॉर्डिंग टू दैट अंडरस्टैंडिंग फिर आपको सारे काम करने पड़ेंगे। ये तो दोस्त बात है कि बहुत ज़्यादा रेट जो आपका है और आप वो देखिए, इसी वजह से अगर आप रियल वो देखें तो आपको एकदम वो गैप जो है बड़ा वाइड मिलेगा। आपने देखा कि 6.5% हाइक इस दौरान, मतलब इन्होंने मई से जो किया था तकरीबन 1.5 साल में पॉलिसी रेट की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ आपने ये देखा कि उसके साथ अच्छा, इसमें आप ये मत भूलिए कि एक आध चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी, जो मैं सोच रहा था कि इसका भी जिक्र करूँगा मैं कभी, और वो ये था कि जब बीच में इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, इंटरिम गवर्नमेंट ने देखिए बहुत, उसने भी बड़ा डैमेज किया एक तरह से। मतलब उसने किस लिए किया, वो तो वक्ती तौर पे आए हुए थे ना, अगर देखा जाए तो उन्होंने भी आके आप देखिए आपने जो है क्या कहते हैं आके उन्होंने एक्शंस लिए और एडजस्टमेंट करना शुरू किया। एडजस्टमेंट तो किस लिए किया? या तो ये हो सकता है कि भाई जो डॉक्टर शमशाद अख्तर थी उनको ये उम्मीद थी कि भाई हम FM की पोजीशन है या एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर बने और उनको शायद मौका मिले, तो उस वजह से प्रिपरेशन हो, मतलब कि वो किस उसमें प्रिपेयर कर रही थी पाकिस्तान के लिए, देखिए ना उनका। और दूसरा ये था कि जब एक दफा गवर्नमेंट इलेक्टेड हो चुकी थी तो ये भी सवाल होना चाहिए कि जब हो चुकी थी तो गवर्नमेंट ने उस वक्त इनके लोगों ने जाकर उस वक्त क्यों नहीं, वो किसका काम था ये? असद उमर का। अच्छा नहीं, एक सेकंड, असद उमर तो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, ठीक है। पॉलिसी रेट जो है वो हार्ड कोड अगर हम देखें तो वो स्टेट बैंक की डोमेन में आता है, हुकूमत से अलग। तो इस बीच में जो हमारे स्टेट बैंक के ऑपरेशंस थे, मॉनेटरी साइड के ऑपरेशंस, उनको तो स्मूथली चलना चाहिए था। उसमें तो डॉक्टर शमशाद अख्तर हो या असद उमर हो, इनका कोई वास्ता ही नहीं बनता अगर आप एकेडमिकली अगर देखें। बिल्कुल से ये जो आप बात कर रहे हैं तो एडवांस इकोनॉमीज की आप बात कर रहे हैं। आप देखिए वो जब आप फिर बात क्या करते हैं कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक खुद मुख्तार कमेटी, कहते हैं खुद मुख्तारी की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे जरा ये बताइए, आपने एक वो इंटरव्यू देखा होगा असद उमर का जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई आपको पता नहीं हम जब बात कर रहे थे वो हमसे क्या डिमांड कर रहे थे एक्सचेंज रेट का, कहाँ ले जाओ, तो किस बेसिस पे बात? देखिए बात ये है कि वो अपनी जगह सही है, खुद दुनिया में भी, और ये पाकिस्तान नहीं है, ये पूरी दुनिया में देखिए तरीकाकार यही होता है कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन होता है इन दोनों का।
उस कोऑर्डिनेशन के बाद जो है आप लेकिन सर decision लेते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर बाकर रजा, उनका भी ये कहना है कि IMF जो है वो इन्फ्लेशन फोरकास्ट कर रहा था, प्रोडिक्शन थी 13% की, तो हमने 13.25% जो है वो कर दी। ये तो उन्होंने भी किया, फिर IMF की उस पर देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा। कल ही आपका नंबर आया है इन्फ्लेशन का, अगर आपको याद हो, और 10.6 आया है। और आपको गवर्नर स्टेट बैंक ने हिंट इसलिए ये बात करवा दी थी कि भाई बेहतर होने वाला है, क्योंकि उनके पास तो नंबर सारे थे ना। जो क्या हो रही थी, वो उसका बेस वो हो रहा था, अगर आपको याद है, बेस एडजस्टमेंट उसमें वो बेस एडजस्टमेंट में वो देखिए वो क्या हो रहा था, वो तो 11.11.5 प्लस था ना वो तो, अगर देखा जाए तो वो 11.5 मतलब 11.5 के अराउंड तो वो नहीं हुआ, जब 11.30-40 में भूल गए वो क्या बन रहा था वो। अब मकसद कहने का ये है कि अब उसको तो वो तो सही कह रहे थे, फिर उसके बाद आप जो एडजस्टमेंट कर रहे थे वो नंबर आपके पास थे, तो आपको वो मालूम था वो होगा, उस हिसाब से आप तैयारी कर रहे थे। तो फिर ये कि अगर आप उसको और बेस्ड ऑन दैट नंबर देखिए तो फिर तो ये है कि, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली फॉरवर्ड गाइडेंस की बात हो रही, जो आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी दुनिया में इस्तेमाल होती है, और वो उन्होंने अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या कहते हैं एडजस्टमेंट उन्होंने की। तो क्या अगर देखा जाए वैसे तो सही की कि भाई ये होने वाला था। हम ये बात कर रहे हैं कि आपने पहले इतने ज्यादा एक्शन ले लिया कि आपको वो बाद में संभालना आपके लिए मुश्किल हो गया। कि जब आप जब IMF के पास गए तो आपको तो बना बनाया पका पकाया सब चीजें मिल रही थी, तो आपने इसी तरह देखिए तो इसका मतलब है कि अब फिर ईजिंग वाली बात होनी चाहिए। अगर ईजिंग अभी देखिए, ईजिंग का तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा ये समझने वाली चीज, ये डिमांड है ईजिंग की। अब आप बात कर रहे हैं कहां से, आप 10:30 के अराउंड से कर रहे हैं, 10:30 10 से, और आज अगर आपको याद हो ईजिंग की आप बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है आज ही तो आया है ना कि टैरिफ बढ़ाया है इलेक्ट्रिसिटी वाला, सही, बिजली का जो है, ठीक है, ये पुराना था, सही, तो इन्होंने क्यों बढ़ाया, ना बढ़ाते। ये इसलिए बढ़ाया कि आप IMF जो आपसे कह रहा है उन शराइत को आपको पूरे करने हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो अब आप ये काम पाकिस्तान के लिए कि अभी मुमकिन नहीं है, जो उसकी शराइत है वो आपने पूरी करनी है, और बहुत मुश्किल है इस वक्त कोई भी फिस्कल स्पेस निकालना, बड़ा मुश्किल टास्क होगा। थोड़ा सा ये देना पड़ेगा अभी इस वक्त मार्जिन की, अभी शायद स्टेट बैंक हो सकता ना करे, देखिए कर दे बड़ा सरप्राइज होगा, प्रेशर हो गया और वो तय कर लिया उसने कि नहीं वेवर हम मांगेंगे, हम बाद में जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, फाइट करेंगे, जो आप लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन बेस्ड ऑन करेंट नंबर जो अभी कल का नंबर आया हुआ है, तो वो तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल ये वॉच करेंगे कि ऐसा और ज्यादा हो गया तो सही। रिजवी साहब, PIB कूपन रेट्स, ये आपकी 19 सितंबर को ऑक्शन होगा, और जो नए कूपन रेट्स हैं 3 इयर्स के लिए उसमें 2.25% जो है उन्होंने बढ़ा दिया, 5 के लिए 1.5% और 10 साल के बॉन्ड्स के लिए 1.25%। ये जो इंक्रीमेंट किया है, जो बढ़ाया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो किया है। आज मैं बैंकरों से बात हो रही थी, बहुत कंफ्यूज और बहुत नर्वस हैं लोग, मतलब वो ये हैं कि ये एक्सपेक्ट वो नहीं कर रहे थे, चूंकि एक साइड में आपका इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था फ्लोटिंग, जो वो टीबिल बेस्ड ऑन टीबिल, फिर वो आपका जो एडजस्टमेंट होता था 50 से 75 के अराउंड, जो भी है आपको कहते थे भाई ओवर इतना देंगे। अब यहाँ जो ये मूव लेकर आए हैं, अब ये क्या हुआ है, अब आप देखिए, आप इससे पहले ये हुआ था कि ये जो बिल्डअप हो रहा था कि रेट कट होने, पॉलिसी रेट कट होगा, और पॉलिसी कितना कट होगा, 0.5% अगर दिया, मेरे हिसाब से ज्यादा रूम भी नहीं है। अच्छा, तो अब आपने देखिए क्या हुआ कि मार्केट दबा के उसमें चली गई। अच्छा, सही, आपको याद, इससे पहले जो आपके प्रोग्राम किया था हमने यही डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट बोरिंग जो है वो आपको जीरो इन को लाना है, और जिनके पास ये ओमो करेंगे, इंजेक्शन करेंगे। एज ऑफ टुडे जो है 1.2 ट्रिलियन का इन्होंने इंजेक्शन किया हुआ है, 1.2 ट्रिलियन। ये और ये नंबर हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा ये चला जाएगा 3, 3.5, 4 ट्रिलियन के करीब जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये। अच्छा, अब ये इसलिए किया है कि मैच्योरिटी गैप, जो इनका मसला ये आ रहा है कि वो 6 महीने में 3 महीने ले रहे थे, तो उसकी बड़ी क्विक मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ रही थी उसकी। अब ये चाह रहे हैं कि वो एक थोड़ा सा स्प्लिट हो और वो गैप क्रिएट हो। अब देखिए जब ये चीज नहीं, तो फिर वो बेसिकली आपके टी बिल से निकल के और फिर बॉन्ड्स की तरफ, देखिए ना, लॉन्गर टर्म के लिए बिल से निकल के वो तो अब बैंक की इस वक्त अगेन डिपेंडिंग अपॉन की क्या पॉलिसी है वो ये बैंक, अभी बैंक प्रेरोगेटिव है, उनके ऊपर है कि वो आया वो लेता है बॉन्ड या नहीं लेता है। अब देखिए अभी इन्होंने कितना किया है, इन्होंने जो किया है वो टोटल मैच्योरिटी जो है वो 89 बिलियन की है, ठीक है, और मैच्योरिटी 89 बिलियन की, इसके साथ साथ तकरीबन अगर आप दोनों को ले लें, फ्लोटिंग भी उन्होंने किया और वो भी किया 1 क्वार्टर का,
वो तकरीबन अगर आप नेट आउट करते हैं तो 6.5 बिलियन 650 बिलियन प्लस का एक क्वार्टर में अब तो मजीद क्वार्टर में चाहिए। अब ये सोचिए आप कि इतने बिलियंस बैंक क्या लेके बैठ सकते हैं। सही। और लास्ट में मैंने आपको पिछले में क्या बताया था, बैंक के लॉसेस बड़े हैं। सही है, सही है। तो ये जरा जो है, हाँ, इसलिए ठीक है। रिजवी साहब, आपका एक आर्टिकल था 29 अक्टूबर 2014 बिजनेस रिकॉर्डर में, जी, और उसमें आपने लिखा था उस वक्त जी ऑयल था $77 पर बैरल, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, और उस वक्त आपने प्रिडिक्ट की थी $25 पर बैरल। आज आप दोबारा $30-35 पर बैरल की बात कर रहे हैं। आप क्यों ये बात कर रहे हैं? पहली चीज, इसके अवामिल क्या है और पाकिस्तान इससे कैसे फायदा उठा सकता है? पहले तो ये कि आप क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 30-35, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए। ये मुझसे ना कल से बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार आप ये जो कह रहे हैं तो फिजिबल ही नहीं है, और क्या कहते हैं ये सूट नहीं करेगा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ दो चीज डिटरमिन कीजिए। एक तो ये है कि इनको सूट नहीं करेगा, तो सूट किसको करेगा? अमेरिका को ये सूट करेगा। इसलिए सूट अमेरिका को करेगा कि अगर ये आप समझिए कि $10 और $10 से $12 ये डिप करता है, जैसे अभी पिछले उसमें किया है, तो इसमें आप ये देखिए तकरीबन इनको 25 सेंट गैसोलीन प्राइस पर गैलन जो है वो सस्ता होता है। यानी कि ये अगर जो हमने आपको जो नंबर दिया है, अगर ये $30-35 मतलब 35 के नीचे ही आता है तो उनको पर गैलन ये गैसोलीन, अब वहां आ रहा है इलेक्शन ईयर। सही। और देखिए ट्रम्प का एक चीज याद रखिएगा, ट्रम्प ने आते ही क्या कहा था, मैक्सिको वॉल बनेगी। मतलब दुनिया इधर से उधर हो गई, पूरी कोशिश कर ली। कल देखिए पेंटागन ने अनाउंस कर दिया कि वो उनको 3 बिलियन जो है वो फंड वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो तो भाई जो कहता है उसको वो करना होता है। उसने वो अच्छा, फिर ये है कि उससे दो फायदे होंगे। उसको ये होगा कि उनका जो ऑयल परचेज है उनको वो चीपर हो जाएगा, तो उनका डेट भी रिड्यूस होगा। तो ये अब मतलब इलेक्शन ईयर जो है वो ज्यादा है। तो अच्छा, अब ये देखते हुए सिचुएशन ये गल्फ, मैंने कहा ना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उनको नहीं, और ये जरूर याद रखिएगा ईरान का ऑयल जो है वो रिड्यूस हुआ है। वेनेजुएला का ऑयल जो है वो अभी तकरीबन आप समझिए 7 लाख के करीब वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो अभी नया नंबर आया नहीं, इसके अराउंड वो था अभी कोई 2-3 महीने पहले तक। तो उसके बावजूद उनके कट करने के ऑयल तो वहीं पे खड़ा, वो मतलब उसकी मूव तो आई नहीं। तो अब दूसरी बात ये है जो ट्रेड वॉर इनकी चल रही है, जबकि आज बात हुई है कि छोटे से ब्रेक की कॉल है, उसके बाद ये जो ट्रेड वॉर इस वक्त अमेरिका और चीन की, इस ट्रेड वॉर के नतीजे में आलमी मईशत जो है वो मुतासिर होगी, ग्रोथ जो है उसकी मुतासिर होगी। ऐसे में डिमांड कम होगी, और डिमांड जब कम होगी तो ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे गिरेंगी। जब ऑयल प्राइसेस नीचे गिरेंगी तो नेट उसका बेनिफिट पाकिस्तान की मईशत को पहुंचेगा। किस तरीके से पहुंचेगा और इसको मजीद मुस्तहकम किन बुनियादों पे किया जा सकता है, ये मेरा सवाल होगा असद रिजवी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। असद रिजवी साहब, जो ट्रेड वॉर इस वक्त है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कितनी बेहतर हो सकती है? देखिए पाकिस्तान तो कहीं इस बीच में लेने देने में नहीं है। आप एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जो अमेरिका से जो चीजें जो हमें चीन लेता है और बहुत साइज में लेता है, उस तरफ आप कंसंट्रेट कीजिए और उसको अगर कैपिटलाइज कर सकते हैं, जो उनकी वहां से शॉर्टफॉल है उसको आप एक चीज को फिल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। जी, क्या करेंगे? कुछ नहीं है, यही तो सवाल है, बनाते क्या है? ये जो आप इस वक्त सवाल किए, यही मेरा सवाल है। तो हम देखिए डेप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन रुपये को करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यही फायदा क्या है? बिल्कुल सही। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को देखिए अगर ऑयल प्राइस डिप करता है तो पाकिस्तान को तो बहुत फायदा होता है। वो हो सकता है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है वो बात अच्छी ना लग रही हो ना, लेकिन हमें तो अच्छी लग रही है चूंकि। लेकिन देखिए करने का जहां तक ताल्लुक है, ये जाहिर सी बात है, वो अगर आता है तो ये वहां रहेगा नहीं, फिर वो भी अपनी कोशिश करेंगे ओपेक शोपेक प्रोडक्शन कम कर दो और कुछ करो। आपका जो मसला आता है ना वो ये आता है कि आप हेज इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। तो सर कब मिलेगी? मतलब देखें, एक सेकंड, पीपल्स पार्टी के दौर में $23 पर बैरल तक नीचे आई, आई बिलीव नून लीग के दौर में आ गई नीचे $33-35 पर बैरल, फिर 110, 20, 40 ऊपर चली गई। तो किधर है पार्लियामेंट? अगर पार्लियामेंट 140 में पार्लियामेंट खुश है और नीचे 30-35 में पार्लियामेंट में कोई इसके ऊपर आवाज नहीं उठ रही। और दूसरी बात यह कि इतने सारे टेक्नोक्रेट्स मिलके इस हुकूमत में खान साहब को अगर ये प्रपोजल नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? ये तैयारी करनी चाहिए। देखिए, और इस वक्त खान साहब इस पोजीशन में भी हैं कि ये डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, हमें
फॉरवर्ड में दे दो या जो भी दे दो कमिटमेंट, तो आप मतलब कि उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अपना एक प्लान का पता चल जाएगा, कॉस्ट आपकी आ गई, जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा। और देखिए अगर ये 35-30 आता है भाई, तो उसके बाद आप कहेंगे क्या होगा, उसके बाद भाई ये होगा अगर वो 25 चला गया ना, तो 25 के बाद जाने में इतने चांसेस नहीं है। जितना रूम ऊपर एग्जैक्टली जितना रूम ऊपर नहीं, मतलब आप 25 की चीज क्या फ्री में चाहोगे नीचे? आप छोड़ो नैब को, सारी चीजों को, पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को आप डिस्कस करो। मुल्क के जनाब इसके नीचे अगर जाता है तो माफ है, नैब की तरफ से माफ है, कुछ भी माफ है। उसके ऊपर जाते हैं तो आप मेजर बेनिफिशियरी है उसके ऊपर, लोग डरते हैं इसके ऊपर। पार्लियामेंट अप्रूवल ले ले तो फिर तो कुछ नहीं है ना, फिर तो एक अप्रूवल के तहत फिर आप काम ठीक। यानी हम इस वक्त जो है वो खुश हैं कि हमने $3 बिलियन की जो है वो एक ऑयल डेफर फैसिलिटी ली हुई है, डेफर पेमेंट फैसिलिटी ली हुई है। हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की तरफ नहीं आ रहे। ना आपको याद है जब लास्ट टाइम ऑयल प्राइसेस नीचे आई थी तो यूएई के अंदर स्ट्रेटेजिक रिजर्व करवाए थे, इंडिया गया था वहां पे, और अभी भी हम देख रहे हैं कि वहां पे कुछ कंपनीज जो हैं वो एडनॉक की बात हो रही है, फिर वहां पे आरामको वहां पे जा रहा है। ये क्या पूरा सिलसिला थोड़ा बताइएगा। इसमें एक चीज मैं समझाऊं, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। अच्छा वो आपने पूछा इमरान, आजकल ऐसा है जब दुनिया वो वाली है, बिजनेस वाली दुनिया है। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, और मैं आपको ये बात वसूख से कह रहा हूं कि एक साहब हमारे, मैं जानता हूं, उन्होंने मुझे इसका बताया कि हम यहाँ उस वक्त वो आईपीआईसी के साथ वो लिंक थे। उन्होंने कहा हम यहाँ आए थे, हम आकर हमने यहाँ सर्वे किया, सारा कुछ करके हम देखकर चले गए, लेकिन वो बात बनी नहीं। इसमें एक्चुअली हमारे यहाँ विजन नहीं है। अगर आप वो चीज कर लेते हैं, और सऊदी अरब कह रहे हैं ना कि जैसे हम रिफाइनरी बनाएंगे, अब आप खुद सोचिए तो आपका तो 15, 20, 25 बिलियन डॉलर और आपकी वो एक इनकम कंफर्म हो जाती। हमने वो मिस किया, वो इतना बददिल हुआ। उसके बाद उसने फौरन वहाँ रासुल खैमा बनाया, उन्होंने रोडें बनाई 200 किलोमीटर की, उन्होंने पहाड़ काटे उन्होंने, और रिजर्वायर उन्होंने वहां जाके, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल। और इंडिया ने वहां पे रिजर्व किया उस पे। इंडिया वो तो खरीद नीचे तो अब ये हुआ कि वो अपॉर्चुनिटी क्या हुआ कि अब इन्होंने देखा एडनॉक और वहां वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट रहती है ना, तो इंडिया वाली डील मुझे तो होते हुए नजर नहीं आती है। अच्छा, ये एडनॉक और उसकी उसमें इनको नुकसान होगा, ये डील नहीं करेंगे। अरामको ने देखिए बेचा नहीं है, अगर आप याद करें, उस पर भी मैं ये आर्टिकल ये लिखा था कि अरामको की डील नहीं होगी, क्योंकि ऑयल प्राइस डिप देख रहे हैं, और देखिए वो नहीं हुई। और ये अगर सॉफ्ट होती है तो इंडिया की डील नहीं होगी, क्योंकि इंडिया की तो इस वक्त इकोनॉमी आपको पता ठीक ठाक खराब हो रही है। 22% ऑफ द जीडीपी, तकरीबन 23% ऑफ द जीडीपी उनका इस वक्त एक्सटर्नल डेट है, जो कि 600 तकरीबन एक रफली ले 600 बिलियन के करीब उनका एक्सटर्नल डेट है। जो लोग बातें नहीं करते, इतनी बातें करते हैं कि भाई आप उसके 50 ऊपर कर दें, 50 नीचे कर दें, ठीक है ना। नहीं, दो साइड, तो एक तो हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात कर रहे थे, और दूसरा क्या हम हेजिंग के हवाले से, हेजिंग के सरकारी सतह पे आपको एक्चुअली इसको पार्लियामेंट में प्रिपेयर करना चाहिए पेपर, और आप तैयार हो जाएं कि भाई मिल गया अप्रूवल। अब ये जब होगा हम तब जाकर ये काम कर सकते हैं। अभी ये है कि आप नहीं कर, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपको चाहिए होगा अप्रूवल, उस अप्रूवल के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। ये नहीं, तो ये डिस्कस कौन करेगा? हमारी इकोनॉमिक टीम जो है, प्राइवेट सेक्टर है ना, ये असल में ऐसा मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब तक जो बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, ट्रेड बॉडीज जो है उनसे उनकी कंसल्टेशन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से हो रही है, तो खुदारा ये चीज भी उनके साथ रखें, उनके सामने पेश की जाए कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ट्रेड बॉडीज का अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो सिर्फ अपने इश्यूज उनके होते हैं, वो उसको ही ज्यादा वो डिस्कस कर रहे होते। फॉर गॉड सेक, हम लोग को अब ये समझना है कि ये अगर हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि पिछले महीने का एक्सपोर्ट अच्छा हो गया था और $2 लाख हमने ज्यादा कर लिए, आपको $20 बिलियन कर्जा देना है। इसको जहन में जरूर रखिएगा, हर सालाना आपको 20 बिलियन। तो यू नीड टू जनरेट इनकम, मैं बार बार ये कह रहा होता हूँ, और जनरेट इनकम करेंगे। ये तो फिलर्स हैं सारे भाई, ये तो फिलर्स हैं। इससे आप ये हो जाएगा, थोड़े से पैसे आपको कुशन मिल जाएगा, रूम मिल जाएगा। हमारे यहाँ कभी इसके ऊपर जो आप बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वगैरह बना सकते हैं? वो था ना ग्वादर का, हमने मिस कर दिया ना, आपको बताया मैंने अभी कि टीम आई, गवादर जो साहब उस टीम में पाकिस्तानी साहब थे भाई, उन्होंने मुझसे जिक्र किया, मेरे जानने वाले हैं कि हम यूँ आए थे उनके साथ, और हमने आके, लेकिन हम चूंकि वो उस वक्त हमने सेंस ही नहीं किया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बड़े अफसोस के साथ कहीं ना कहीं चीज मामला जो रुके होंगे वो डील के ऊपर रुके होंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद है वो चाइनीज भी आए थे और कोल के ऊपर जो बात हुई थी, तो वो
कोल के ऊपर ही रहा था। जी, तो नाज़रीन, ये है इस वक्त सूरत हाल कि ऑयल प्राइसेस जो कि इस वक्त गिर रही हैं और असद रिजवी का तज्जिया ये है कि ऑयल प्राइसेस मजीद नीचे आएंगी। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को लेकर जाना चाहिए कि ऑयल प्राइसेस जब नीचे आए तो बजाय इसके कि हम आम सार्फिन पे पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम करके 10 रुपए 5 रुपए का उनको बेनिफिट दे दें, देन उसके बाद जब ऑयल प्राइसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो जाएं तो फिर हम कहें कि बहुत चीज महंगी हो गई या ऑयल प्राइसेस इंटरलिंक है। खुदारा एक छोटी सी बात कर दूं इसमें, देखिए ऑयल से एक और सी बहुत बड़ी चीज हुई जो लोग मिस आउट कर रहे हैं। आपका जो रुपया स्ट्रांग हुआ है, बड़े लोगों ने सवाल किया है। देखिए रुपया आपका स्ट्रांग होने की एक वजह यह भी है कि हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे $3 बिलियन को जो आपको डेफिट पेमेंट के पैसे सही, सही। तो आपका 8 बिलियन में आप इसको भी ऐड कीजिए तो वो भी एक वजह है कि आपका बिल आपका हल्का हो गया, विच इज अगेन गुड फॉर पाकिस्तान। और दूसरे जो आपने इंटर सिटी ट्रांसफर एक तो रोक दिया है जिसकी वजह से आप कर मार्केट में एक्टिविटी कम, ये दो मेन वजह है जिसकी वजह से। और दूसरी बात ये 63-64 से जो डिप किया है, तो अब वो तो लेके बैठा हुआ है यार। अब वो नहीं, इसमें एक रीजन शायद ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वेटेज उसका होगा कि जो रियल एक्सचेंज इस वक्त रेट है वो तकरीबन 90 के ऊपर है, तो वो 10% का मूव है। पिछले उसमें आकर मैंने आपको, आप क्यों भूल रहे हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था भाई कि 15-20% हम ये ओवर हैं। अब ये लोग बात कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में मैं कह कर गया हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया असद रिजवी साहब। नाज़रीन, कोशिश ये है कि हुकूमत इन चीजों को देखे, जो ऑयल प्राइसेस अगर कम होती हैं तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अगर हम बना सकें या हम ऑयल प्राइसेस को हेज कर दें, ऐसा कोई मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म के लिए अगर पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए काम होना चाहिए। ये इस वक्त, क्योंकि जब आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें यह प्राइम एजेंडा इस वक्त होना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।